हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 30 दिसंबर 2021 को। और हमने इसी पेपर के कई सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने और भी सारे पेपर कराए हैं सीटेट के प्रीवियस पेपर, तो आप उनको भी उसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं और एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट के में एसएसटी वाले, वो सारे आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो मैंने बहुत डिटेल में कराया और आपके एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए उसमें क्वेश्चन आंसर भी कराए। तो पहले आप चैप्टर देखना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखना, और ये सीटेट के प्रीवियस सीरीज कर लेना, जिसमें मैं पिछले 10 ईयर के आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर कराऊंगी। तो आपका बहुत अच्छे से जो जुलाई में होने वाला है सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप दिन में 2-3 घंटे दे रहे हैं एसएसटी को, तो आपके आराम से 60 में से 50 या 55 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, और इससे पहले वाले आप देख लेना। ठीक है, और देखो ये जो 52 है, ये वाला क्वेश्चन आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 4 से आया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, तो ये सही है। ठीक है, ए वाला। बी है, पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, ये भी सही है। सी है, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। देखो, नाइट्रोजन गैस नहीं है, ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आना चाहिए था इसकी जगह पर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो जो सूर्य से प्रकाश की ऊष्मा आ रही है, जो ऊपर जो सूर्य की गर्माहट है, एक तरह से आप धूप समझ लीजिए, उसकी गर्माहट समझ लीजिए, वो पृथ्वी पर आती है। और जब वो पृथ्वी पर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उसको पृथ्वी पर ही रोक लेती है, ताकि जो पृथ्वी है उस पर नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे। और उसकी वजह से ही जो पृथ्वी है, एक तरह से जीवन यहाँ पर संभव हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से खत्म हो जाए तो हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जब ऊष्मा आएगी सूर्य की तो कोई भी गैस उसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही रोकती है। तो जब वो नहीं, कोई गैस नहीं रोक पाएगी, तो रात में कैसी हो जाएगी, पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और उतनी ठंड शायद हम ना बर्दाश्त कर पाए, तो हम ठंड की वजह से भी मर जाएंगे, या फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। और आप ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रदूषण करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो देखो, ये इसलिए है कि जो वायुमंडल है उसमें केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 2-4 गैस नहीं है, उसमें सारी गैस है। जब आप सांस ले रहे हो तो आप 10-15 गैसों को एक साथ अपने अंदर ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, तो कई सारी गैस आप अंदर लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छाट छाट के आप ऑक्सीजन ही ले रहे हो, आप नाइट्रोजन भी ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हो, बहुत सारी गैसें हैं जिन्हें ले रहे हो। तो हर गैस का एक निश्चित अनुपात होता है। जब हम प्रदूषण द्वारा इस अनुपात के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, तब पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जब हम ज्यादा धुआं वगैरह उत्सर्जित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे, तो जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो क्या करेगा, जो जब ज्यादा आ रही है, जब धूप ज्यादा आ रही है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी हमारी पृथ्वी पर, तो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा रोक लेगी। जैसे आजकल हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रेशो बढ़ रहा है। ठीक है, अपने नॉर्मल रेशो से उसका रेशो बढ़ रहा है, तो क्या कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर उसको रोक रही है, ऊष्मा को रोक रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं एक तरह से गर्माहट को रोक रही है। तो जब गर्माहट ज्यादा से ज्यादा रोक रही है तो गर्मी बढ़ती जा रही है, तो पृथ्वी के जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, अगर अनुपात संतुलित रहेगा, ठीक है, तो पृथ्वी जितनी उसको गर्मी चाहिए उतनी ही गर्मी रहेगी। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो गर्म हो जाएगी।
क्योंकि वो उसी जितने अनुपात में गैस होगी उतने अनुपात में ही जो सूर्य से धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, उसको उसी मात्रा में वो रोक सकेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, जबकि सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जब कपड़े सुखाने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता है, तब हम निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? पहला है वायु में गैसों की उपस्थिति, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है मौसमी पवनें। तो देखो, ना तो गैसों का कोई मतलब है इस चीज में, ठीक है, ना वायु दाब का है और ना ही मौसमी पवनों का है। तो किस चीज से हम देखेंगे इसको? आर्द्रता से देखेंगे। देखो, अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा है, यानी कि नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, या एक तरह से आप कह सकते हो पानी ज्यादा है, ठीक है, तो जो हमारे कपड़े हैं वो सूखने में ज्यादा टाइम लगाएंगे, है ना। हमारा पसीना भी सूखने में टाइम लगेगा। अगर आप देखें बारिश के मौसम में कपड़े क्यों नहीं सूख पाते हैं? बारिश के मौसम में कपड़े इसलिए जल्दी से नहीं सूख पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो वातावरण है उसमें नमी होती है ना। जब नमी होगी तो वो हमारे जो कपड़े सूख रहे हैं उनमें से उस नमी को खींच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है। अब मान लो आपकी भूख 2 रोटी की और आपने 2 रोटी पहले से खा ली और बाद में कोई आपको 1 रोटी और ऑफर करे कि 1 रोटी और खा लो, तो आप नहीं खा पाओगे। बिल्कुल सेम वही चीज है कि जब उसको जितनी आर्द्रता चाहिए, ठीक है, वातावरण को, उतनी आर्द्रता अगर उसके पास है तो आप कपड़े सुखाओ या बाल्टी में पानी भर के रखो, वो आपका ना तो बाल्टी वाला पानी कम होगा, ना ही आपके कपड़े सूखेंगे और ना ही आपका पसीना सूखेगा। ये सब कब सूखते हैं? अब देखो, जब जून का महीना होता है और बारिश ना हो, जून के महीने में सूखा हो, आप कपड़े डाल दीजिए, 5 मिनट से पहले आपके कपड़े सूख जाएंगे। आप डाल के आओगे तो थोड़ी देर में ही आपको कपड़े सूखे हुए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी नहीं होती है बिल्कुल भी, है ना। तो जैसे ही हम कपड़े डालेंगे वैसे ही जो वायुमंडल है ना, हमारी पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल है वो तुरंत उस पानी को खींच लेगा, वो तुरंत उस नमी को खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि उसके पास नमी है ही नहीं, वो पूरी तरह से भूखा है ना, तो इसलिए वो नमी को खींच लेगा और आपके कपड़े हैं वो बहुत जल्दी से सूख जाएंगे, आपका पसीना बहुत जल्दी से सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों के प्रकार और भारत में स्थान। कौन से वन है और कहाँ मिलते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपके कहाँ होंगे? वो होंगे आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर। देखिए, 1 मिनट में आपको बताती हूँ भारत का मैप। मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात के बाद से ही आपका पश्चिमी घाट शुरू हो जाता है। ये वाला यहाँ से आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी इलाका है, ठीक है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, लाइन से लगी हुई है श्रृंखला में, तो पहाड़ियां हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ वाला जो समुद्र है ना, कौन सा है? अरब सागर है। जब अरब सागर से पवनें नमी लेकर ऊपर उठती हैं तो वो क्या करती हैं? वो पश्चिमी घाट से टकरा जाती हैं, यानी कि यहाँ जो ये पर्वतों की जो श्रृंखला है इससे टकरा जाती हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है? वर्षा ज्यादा होती है। तो कैसे वन मिलेंगे? वर्षा वन मिलेंगे। और देखो, मेघालय में भी मिलते हैं इस तरह के वन। क्यों मिलते हैं वहां पर? क्योंकि वहां पर भी पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों से टकराते हैं और वो नीचे बारिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि वह वन जो एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जैसे अब ये जो मौसम चल रहा है गर्मी वाला, उसमें क्या करेंगे? ज्यादा गर्मी की वजह से वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, है ना। और इस प्रकार के वन हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जो वन पाए जाते हैं हमारे भारत में वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे? देखो, उष्णकटिबंधीय बोला है, तो उष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र है हमारे भारत में? देखो, कर्क रेखा हमारे भारत के कहां से गुजरी है? गुजरात के लगभग से गुजरी है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मैंने बताया था ना क्या होता है। देखो, ये बृहस्पति रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, और भारत में कोई भारत का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा ये रही ना, ये वाली जो है ये कर्क रेखा है और ये आपकी बृहस्पति रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो इनके बीच में है। तो ये जो क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? वो यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है,
आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, इन सब में क्या पाए जाते हैं, ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सी है। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ कि कहाँ है, कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। पूर्वी ढाल पर कहाँ, देखो यहाँ, क्योंकि जो नमी उठी वो इन पहाड़ियों ने रोकी, सॉरी, जो नमी लेकर वायु आई या पवने आई वो इन पहाड़ियों से टकराई और यहीं पे बारिश हो गई। तो यहाँ पर तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो क्या हो जाएगा, वो छाया वृष्टि हो जाती है, यानी कि जो पहाड़ है उससे पवने टकराएंगी तो बिल्कुल नीचे नहीं होगी। ठीक है, पहाड़ों के आसपास बारिश नहीं होगी, क्योंकि पिछले वाले भाग में टकरा गई है पवने। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे आप खड़े हैं और पीछे से कोई आपको पानी भर के बैलून मारे, ठीक है, पानी भरा हुआ बैलून मारे आपकी पीठ पर, तो केवल और केवल आपकी पीठ गीली होगी, पीछे वाला हिस्सा गीला होगा, आगे वाला हिस्सा नहीं गीला होगा। ना आगे से आपका चेहरा गीला होगा, ना आपके हाथ पर कुछ भी गीला नहीं होगा। ठीक है, कमर गीली होगी बस। क्यों होगी, क्योंकि किसी ने आपको पीछे से मारा है। उसी तरह से पवने हैं, पवने जब टकराती हैं तो पहाड़ के पिछले हिस्से पे तो बहुत ज्यादा बारिश करती हैं, लेकिन पूर्वी ढाल पे नहीं करती हैं, यानी कि आगे की तरफ नहीं करती हैं। देखो, पूर्वी ढाल इस वाले को बोलेंगे, ठीक है, और पश्चिमी ढाल इस वाले को बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से पूर्वी घाट में भी होता है। पूर्वी घाट में क्या होता है, ये वाला जो ढाल है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी, और ये वाला हो जाएगा आपका पश्चिमी। ठीक है, अगर आपको ये चीज डिटेल में जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, एक वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, आपको अच्छे से समझा दूंगी। सी है आपका कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां कहाँ मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं। और डी है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरवन है। आप देखो, सुंदरवन का उदाहरण क्या है, जो गंगा और यमुना नदी अपना डेल्टा बनाती है ना, वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या फिर सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसका नाम मैंग्रोव वन पड़ गया है। अभी देखिए, आप भारत के मैप में बात करेंगे तो ये जो मैंग्रोव वन है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा हमारे में, और इसका जो ज्यादातर हिस्सा है सुंदरवन का, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके बांग्लादेश में। ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, और ये आपके लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख। और फिर इस तरह से है ना भारत का नक्शा कुछ कुछ। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। देखो, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो वो ऐसे ऐसे करके डेल्टा बना रही है दोनों नदियां। ठीक है, तो ये जो स्थान है पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में आता है, और ज्यादातर जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में आता है। देखो, इधर की तरफ क्या हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और ये पश्चिम बंगाल हो गया यहाँ पर। तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन हो जाएंगे। ठीक है, और देखो, ये जो मैंग्रोव वन है वो केवल पश्चिम बंगाल में नहीं पाए जाते हैं, जहां भी नदियां डेल्टा बना रही हैं पूरे भारत में, जहां भी नदियां डेल्टा बना रही हैं वहां सुंदरवन बोल सकते हैं, या उनको मैंग्रोव वन बोल सकते हैं। और कहाँ कहाँ बनाती हैं, देखो, कृष्णा, गोदावरी, है ना, और तुंगभद्रा, ये सारी नदियां कहीं ना कहीं डेल्टा बना रही है ना। तो जहां जहां डेल्टा होगा वहां इस तरह के वन पाए जाएंगे। तो आप इसका मिलान आप लोग करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठनों के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है और तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए सकरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग कर रही है। देखो, ये जो क्वेश्चन आया है पिरामिड वाला जो क्वेश्चन आया है, ये आया है आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6, और ये शायद किताब के लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला है, कैसा पिरामिड है कि जो आधार है, आधार में चौड़ा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जब वो जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते वो सकरा होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से है, यानी कि अगर 1000 लोग जन्म ले रहे हैं तो 60 की उम्र तक केवल 2 या 3 व्यक्ति, सॉरी तो 60 की उम्र तक केवल और केवल 2 या 3 व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो पिरामिड है वो कहां पर है, किस देश का पिरामिड है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा है। ये है केन्या का। ठीक है, और केन्या कहाँ है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अगर वहीं आप जापान का देखें तो जापान का कैसा है, घंटी नुमा है। घंटी कैसी होती है,
इस तरह से होती है घंटी, ठीक है, इस तरह से होती है ना आपका घंटा, मंदिर की घंटी ऐसी ही होती है ना, हाँ इस तरह का है, यानी कि जन्म दर, जितनी जन्म दर है उस मुकाबले मृत्यु दर नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग देखो ऐसा होगा, मैंने समझाने के लिए आपको घंटी ऐसे बना के दिखा दी, लेकिन ये जो होगा ये किस तरह से होगा, ये होगा आपका इस तरह से, यानी कि मृत्यु दर जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। इसलिए आपका जो जापान है उसमें बहुत कम, वो सॉरी बहुत ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है, क्यों है, क्योंकि वहां पर जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधा ज्यादा है। तो घंटी नुमा किसका है, जापान का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से या सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षण कारक हैं। देखो ये इसी चैप्टर का है, 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए अपकर्षण कौन सा इसका अपकर्षण का कारक है, यानी कि किसी क्षेत्र को या किसी स्थान को कौन सी चीजें हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है। आप अपने जहां आप रह रहे हो उस स्थान को छोड़ के आप किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे रहने के लिए, शहर में या विदेश में, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं और जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए ही तो जाओगे ना। जो सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही हैं जहां आप रह रहे हो, तो अगर वही सुविधाएं दूसरी जगह मिलेंगी तो आप नहीं जाओगे छोड़ के, इससे ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो जाओगे छोड़ के। तो कोई भी क्षेत्र अपनी ओर लोगों को क्यों आकर्षित करता है, क्यों वो लोगों को इस तरह की परिस्थितियां डाल देता है कि लोग वहां पर आकर रहें, ठीक है। ए है कार्य हेतु अच्छे अवसर, यानी कि वहां पर रोजगार मिल रहा है। बी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, डॉक्टर वगैरह अच्छे हैं, ठीक है, और वहां पर फ्री में आपको दवाई वगैरह मिल रही है। सी है गरीबी, देखो कहीं अगर गरीबी है तो आप जाओगे क्या, गरीब देश में या गरीब शहर में या गरीब गांव में आप रहने जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि मतलब सॉरी ये जो है ये गलत है, बाकी का 30 डी है उच्च आय, ठीक है। तो अगर आपको वहां पर सैलरी ज्यादा मिल रही है तो भी आप वहां पर रहना पसंद करोगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी, ये तीनों सही हैं कि किसी भी स्थान का जो अपकर्षण का है या फिर जो कोई भी स्थान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, वो आपका इस वजह से कर रहा है कि वहां पर रोजगार मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं और आपको वहां पर सैलरी भी अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है बहुत से प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है, तो ये सही है कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कृषि से संबंधित है ना। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं उनका निष्कर्षण या उत्पादन उसमें शामिल होता है, जैसे गेहूं उगाना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, फूल उगाना, मुर्गी पालन, ये किस में आता है, आपके प्राथमिक गतिविधियों में आता है, ठीक है। मुर्गी पालन भी प्राथमिक गतिविधियों में ही आता है। बी है बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण हैं, ये द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण नहीं है, ये किसके उदाहरण हैं, अब कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ कुछ बता दिया करो जो भी आपको पता होता है पहले से। तो बैंकिंग सुविधाएं जो हैं वो आपकी तृतीय गतिविधियों में आती है, ठीक है। और सी है तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, तो वो कौन सी है, द्वितीय। देखो प्राथमिक क्रिया जो है वो कृषि से संबंधित है या मुर्गी पालन से संबंधित है या मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। जो द्वितीय क्रिया है किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आटा है, अगर आटे की ब्रेड बनाई जा रही है तो वो कौन से आ जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा, ठीक है। या फिर सूजी का हलवा बना के आप बेच रहे हो पैक कर करके, तो वो क्या द्वितीय में आएगा। जो भी चीज आप बना रहे हो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, कोई भी चीज आप बना रहे हो, ठीक है, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपकी अलमारी है, बेड है, ये किसी न किसी ने बनाया है ना, तो ये किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी कि द्वितीय जो क्षेत्र है वो व्यापार के अंतर्गत आता है, प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, उत्पादन के अंतर्गत, किसी भी चीज को मानव द्वारा तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। आपका बेड, सोफा, फ्रिज किसी न किसी ने तो बनाया होगा, आपके कपड़े है ना, आपका बैग,
आपकी बुक, ये सब जहां भी बन रही हैं ये किस में आएगा, द्वितीयक श्रेणी में आएगा। और वहीं आपका जो तृतीयक श्रेणी में आता है वो क्या आता है, बैंकिंग आती है, यातायात आता है और विज्ञापन आता है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल और केवल ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है दूसरा है लद्दाख, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, लद्दाख। और लद्दाख में जो तिब्बत के धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो रह रहे हैं, क्योंकि जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था कि आप बौद्ध धर्म को छोड़ दो। तो कुछ लोगों ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन दलाई लामा जैसे कुछ महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो वो भारत की शरण में आज लद्दाख में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। संविधान बनाने वालों ने यह घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? यानी कि संविधान में क्या बोला गया कि किसी के ऊपर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक ही धर्म होगा पूरे देश में या एक ही भाषा बोली जाएगी। मान लीजिए जैसे हिंदी ज्यादा भाषा बोलने वाले हैं लोग हैं भारत में, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबको हिंदी ही सीखनी पड़ेगी, हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम किसी के ऊपर जोर नहीं डालेंगे, ये चीज भारतीय संविधान में लिखी हुई है। ना ही एक धर्म के ऊपर कि आप सबको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा या कोई भी दूसरा धर्म अपनाना पड़ेगा, बाकी की दूसरे धर्म की ना पूजा होगी ना आप त्योहार बना सकते हैं, इस तरह के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये किस चीज का उदाहरण है? ए है, पहला है एकता का, दूसरा है समानता का, तीसरा है विविधता का, चौथा है बंधुत्व का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविधता का। और ये विविधता का क्यों है? क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म अलग हैं, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या है, एक है। ठीक है, सारी चीज अलग अलग है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से एडजस्ट कर रखा है सारी चीजों को कि फिर भी एक देश के रूप में भारत है। और ये आपका आया है 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से, चैप्टर नंबर 1 से। और देखो इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आया था आपका 6th क्लास की हिस्ट्री से। ठीक है, और ये आया है आपका 8th क्लास की चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी का। ठीक है, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर से आया है, ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से ना आया हो और कहीं और से दे दिया हो। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? तो ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 3 है। तो भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? पहला है केंद्र स्तर, दूसरा है आपका राज्य स्तर, और तीसरा कौन सा है? स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में कौन सी आती है? ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। हाल फिलहाल में यही चैप्टर में अभी पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया है और आपका चैप्टर नंबर है 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारतीयों के मत अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मत अधिकार के बारे में। ठीक है, पहला है भारत में सार्वभौमिक मत अधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। ये गलत है, सार्वभौमिक नहीं था, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, कुछ को था, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था स्वतंत्रता से पहले। और यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे देश थे 1950 से पहले जिनके यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, बाद में मिला है महिलाओं को भी, और महिलाओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा आंदोलन किए थे। यूरोप की बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, और भारत में महिलाओं ने एक दिन भी आंदोलन नहीं किया कि हमें मताधिकार चाहिए। तब भी जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो इतने मतलब उनके विचार इतने अच्छे थे कि उन्होंने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार दिया। कुछ देशों में आज भी महिलाएं वोट नहीं डाल सकती हैं, केवल पुरुष ही वहां के वोट डालते हैं। दूसरा है औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मत अधिकार नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास नहीं था, कुछ लोग वोट डाल सकते थे। ठीक है, और उसमें कुछ लिमिट थी कि क्या लिमिट थी कि जो व्यक्ति की उम्र है वो इतनी होनी चाहिए,
उसके जो व्यक्ति है, जो वोट डालने वाला है, वो शिक्षित होना चाहिए। उसकी पर डे की इनकम इतनी होनी चाहिए 3 दिन की मजदूरी के बराबर। ठीक है, बिल्कुल यही हिसाब फ्रांस में और इंग्लैंड में उस टाइम पे चल रहा था मतदान करने का। ठीक है, कि मतदान करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, मतलब अमीर लोग ही वोट डाल सकते थे, और शिक्षित भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कुछ भारतीयों के पास औपनिवेश भारत में मत अधिकार था किंतु सार्वभौमिक मत अधिकार नहीं था। बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ के पास था, और कुछ कौन थे उसमें, जो अमीर व्यक्ति थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, फोर्थ है आपका, भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया था। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? देखो, अस्थायी रूप का क्या मतलब है? ठीक है, क्या मतलब है, मैं ये आपको समझाती हूँ कि छोटी कार्यशाला यानी कि जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, छोटे लेवल पर जो भी उत्पादन हो रहा है, उसमें जो मजदूर होते हैं उनको अस्थायी तौर पर रखते हैं, मतलब कुछ दिन के लिए रखते हैं, 1 महीने का काम, 2 महीने का काम, इस तरह से रखते हैं। अगर आप खेती की भी बात करो तो किसी भी मजदूर को पूरे साल के लिए नहीं रखा जाता है। बुवाई हो गई तब रख लिया, 10-15 दिन काम करवा लिया, कटाई हो गई तब रख लिया, 10-15 दिन काम करवा लिया, या बीच में कुछ नराई वराई का काम होता है तब करवा लिया, तो 2-4 दिन का काम होता है। तो इस तरह से मजदूरों को मजदूरी मिलती है, यानी कि पूरी साल नहीं मिलेगी। स्थायी का मतलब है आप जहां जॉब करते हैं आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। ठीक है, आपको बीच में काम से हटाया नहीं जाएगा, है ना, वो होता है स्थायी कामगार या स्थायी रोजगार। और अस्थायी रोजगार कैसा होता है कि आपको किसी दिन काम मिल रहा है और किसी दिन आपको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि जो आपको काम पर रख रहा है उसकी इच्छा है कि वो चाहे जितने दिन के लिए आपसे काम कराए और चाहे जितने दिन के लिए आपसे काम ना कराए। ठीक है, और देखो इस तरह के जो अस्थायी जो उदाहरण होते हैं, जो गांव के बच्चे होंगे वो समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, कि जैसे भट्टा होता है, भट्टे पर ईंट बनाई जाती है जिनसे घर मकान बनते हैं। वो भट्टा जो होता है वो सीजन में चलता है। ठीक है, सही सीजन में चलता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड होगी तो भी नहीं चलेगा, धूप नहीं निकल लेगी तब भी नहीं चलेगा, बारिश में भी नहीं चलता है भट्टा। तो अस्थायी तौर पर कुछ दिन के लिए रख लेते हैं, जितने दिन के लिए ईंट बनाई जाती है, मौसम सुटेबल होता है उतने दिन के लिए। अब जैसे राखी की कोई फैक्ट्री है राखी बनाने की, तो पूरी साल तो राखी नहीं बनेगी। ठीक है, जरा मई जून जुलाई से शुरू कर देंगे राखी बनाना, 2-3 महीने का काम है राखी बनाने का। या फिर कोई स्वेटर बनाने की फैक्ट्री है तो कुछ ही दिन काम मिलेगा ना, पूरी साल तो स्वेटर नहीं बनेंगे, पूरी साल तो जनता स्वेटर नहीं पहनेगी। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जो काम मिलता है वो अस्थायी रूप से मिलता है। ठीक है, पूरी साल काम ना मिलकर कुछ सीजन में ही काम मिलता है। ये है, इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा भी नहीं है, ईंट हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, उसके लिए उसको वो कौशल आना चाहिए जो ईंट बनाते हैं या कपड़े बुनते हैं या राखी बनाते हैं। हर चीज के लिए देखो कौशल की जरूरत है ना, आपके टैलेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है बिना टैलेंट का आदमी कोई काम नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है तो वो चौराहे पर मजदूरी के लिए भी नहीं खड़ा हो पाएगा। दी है, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। नियोक्ता कौन है? जो अपने यहाँ काम पर रख रहा है, जो अपने यहाँ नौकरी पर रख रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। इस पे क्या है, दायित्व कम होता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जितने दिन का काम है उतने दिन का काम कराया, पैसे दे दिए, बात खत्म। सी है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौसमी होती हैं, जैसे कपड़ा है ना, या त्योहार का कोई सामान हो गया, दिवाली के पटाखे बनने हैं या होली के रंग बनने हैं। तो इन चीजों में क्या है, कुछ समय के लिए ही काम मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी सही है और ए आपका गलत हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो उस पार्ट को देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा सीटेट के प्रीवियस पेपर का, उस पर क्लिक कर बाकी के क्वेश्चन भी नेक्स्ट डे देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपको मेरी वीडियो देखकर जो भी भाव मन में आ रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कोई चीज मेरे से पढ़ाने से रह गई है, कोई समझाने से छूट गई है, मेरी स्पीड ज्यादा तेज है, कम है, सारी चीज आप बता सकते हैं।
या मैं जो बीच बीच में समझाती हूँ उसकी जरूरत नहीं है आपको। आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आंसर पढ़ूं, तो उस चीज के लिए भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो, एक 2 शब्द का कमेंट करो, लेकिन प्लीज कमेंट कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।